इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका वसुधा स्टडी पॉइंट में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं बायोनॉमियल्स के बारे में। बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने 7 नंबर लेक्चर और 8 नंबर लेक्चर में बायोनॉमियल्स के बारे में बताया कि क्या होता है और उसके क्वेश्चंस भी किए। आज जो हम कर रहे हैं बायोनॉमियल के लास्ट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो पॉइजन के बारे में करेंगे, ठीक है, कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिर से एक क्वेश्चन आ गया, the mean and variation of a binomial distribution are 4 and 4/3 respectively। फाइंड करना है आपको p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू क्या 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। मतलब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आपको किसी भी बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है वेरिएशन, ठीक है। तो मीन की वैल्यू 4 है और वेरिएशन की वैल्यू क्या है 4/3। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन दैट आपको क्या क्या गिवन है इसके बारे में लिखते हैं। हमको गिवन क्या क्या है, मीन क्या दिया है, मीन को हम लिखते हैं एन और पी से रिप्रेजेंट कर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन और पी से। तो मीन की वैल्यू कितनी है, अब हमारी 4 है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू है किसकी, वेरिएशन की। वेरिएशन को हम लोग लिखते हैं एन पी क्यू इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या है 4/3। फिर से बता रही हूँ, आपका जो क्वेश्चन है बायोनॉमियल के थ्योरम के अंदर या बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो आपका है मीन और वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मीन और वेरिएशन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला जो होता है मीन इक्वल्स टू एन पी, ठीक है। सेकंड होता है वेरिएशन, मतलब मीन की फॉर्मूला अलग होती है लेकिन इसमें मीन की जो वैल्यू दी है क्या दी है 4। तो मीन जो होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में एनपी लिखते हो, जो वेरिएशन होता है उसको क्या लिखते हैं एनपी क्यू इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आपको 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे इसके जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एनपी दिया हुआ जिसकी वैल्यू 4 है, एनपी क्यू दिया हुआ जिसकी वैल्यू क्या है 4/3 है। तो अब इस क्वेश्चन में हमको जो निकालना है, ये तो निकालना ही है लेकिन इससे पहले निकालने की जरूरत है हमको P की वैल्यू, Q की वैल्यू और N की वैल्यू। इसकी फिर से वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, पर्टिकुलर एक एक की वैल्यू निकालेंगे। ये भी जो है वो NP की वैल्यू है, यहाँ पे NPQ की वैल्यू है 4/3। तो हम क्या करेंगे, एक एक की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले P फाइंड करेंगे, Q फाइंड करेंगे, N फाइंड करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं आगे। तो ये हमारा जो वेरिएशन है वो हो जाएगा, वी नो दैट, आपको पता है वी नो दैट क्या दिया हुआ है, वेरिएशन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 4/3। इस वेरिएशन को हम क्या लिख सकते हैं, एन पी और क्यू इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से क्यू की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, क्यू की वैल्यू। एन और पी की वैल्यू आपको दी हुई है, देखो एन और पी की वैल्यू क्या दी हुई है 4। तो एन पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो 4 क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये एनपी की जगह हम लोग क्या लिखे 4, क्योंकि वही क्या है हमारा मीन है। तो एनपी इक्वल्स टू 4 क्यू इक्वल्स टू 1/2। अब देखो क्यू को एज इट इज रखते हैं, क्यू को क्या करते हैं एज इट इज रखते हैं, 4 को हम क्या कर देते हैं ट्रांसफर। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू 1/3, ये 4 कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, ठीक है, ऐसा। ये आपका है 4/, ठीक है, 4/3। तो यार 4/3, तो 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। क्यू निकल गया, अब हम पी निकाल सकते हैं और एन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस क्यू की वैल्यू को पहले या तो एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये क्यू निकल गया। अब जो हम नेक्स्ट निकालेंगे पी की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालेंगे, इस पी की वैल्यू, ठीक है। तो मैं ये रफ कर दी हूँ, ये समझ में आया कैसे हुआ। अब हम निकालने वाले हैं पी की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालने हैं, पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे वी नो दैट, फिर से हमको पता है, क्या पता है कि पी निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू 1 - क्यू। पी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है 1 - क्यू, ठीक है। तो पी की वैल्यू कब निकलेगी, जब हम उस वैल्यू में क्या कर देंगे 1 - तो 1 - 1/3, 1 - क्या हो गया 1/3। अब इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो P इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 3, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 1,
तो P की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, P की वैल्यू हमारी आ जाएगी P इक्वल्स टू 2/3। P की वैल्यू क्या आ गई 2/3। P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई। अब हम N की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, N की। देखो तो N की वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर से, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ N। ठीक है, तो N की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, N की वैल्यू। तो N की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, P और Q की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, N की वैल्यू आ जाएगी। या इस इक्वेशन में रखना चाहते हो मीन की वैल्यू में तो भी रख सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, N की वैल्यू निकालने के लिए N P Q इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, 4/3 ले रहे हैं। ठीक है, हमको P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो हम वो वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, देखो N की वैल्यू निकालना है, N एज इट इज। P की वैल्यू जस्ट अभी निकाले, क्या 2/3। ये किसकी वैल्यू है, Q, P की। Q की वैल्यू जस्ट हम क्या निकाले थे अभी, 1/3। ठीक है, ये N एज इट इज, P की वैल्यू 2/3, Q की वैल्यू 1/3। ये किसके इक्वल है, 4/3 के इक्वल है। 3 3 9, या तो फिर हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 1 3। तो आपके पास क्या बचा, N/3 इक्वल्स टू 2। तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 6 हो जाएगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। तो N की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, तो हमारा P की वैल्यू आ गया, Q की वैल्यू आ गई, और किसकी वैल्यू आ गई, N की वैल्यू। अब हम जो मेन काम है फाइंड करेंगे P x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये हम क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कैसे हुआ। हम लोग ने मेन काम क्या किया, हमको P x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 निकालने के लिए सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना पड़ा, N की वैल्यू, P की वैल्यू और Q की वैल्यू। ठीक है, अब हम कंडीशंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कंडीशंस को फाइंड करते हैं अब। तो कंडीशन को फाइंड करने पहले हमको कंडीशन देखना पड़ेगा। कंडीशन क्या बोला है, P ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है हमारा 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग बायोनॉमियल थ्योरम। कौन सा थ्योरम, बाइनॉमियल थ्योरम, या बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारी जो कंडीशन है P x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, इतना है। तो ये इसको देखो लिख क्या सकते हैं, P ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब 1 - P x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 0। हमको ये लाने के लिए ये प्रूफ करना पड़ेगा, क्या प्रूफ करना पड़ेगा, P लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाने के लिए 1 - P x इक्वल्स टू 0 हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये प्रूफ करना होगा कि नहीं, क्योंकि P x इक्वल्स टू 0 की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके प्रोबेबिलिटी में 0 चांसेस आने वाली जो चीजें होती है ना वो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारा n था वो क्या था, n इक्वल्स टू हमारी जो वैल्यू आई थी, क्या आई थी, n की वैल्यू आई थी 6। ठीक है, और जो Q की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 2/3। P की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, अपन की P की वैल्यू Q की वैल्यू थी वो 1/2 थी, और P की वैल्यू जो थी वो क्या थी 2/3। ये वैल्यू थी। इस वैल्यू को हम इसके साथ क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। तो देखो होने वाला क्या है, कौन सा चीज यूज करना है, बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना। तो बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम चूज कर रहे हैं तो बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन भी लगेगा। तो P x इक्वल्स टू क्या 0। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या होती है, बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाद में बता रही हूँ क्या होता है। जब NCR वाले जो फॉर्म में लिखते हैं, NCR वाले फॉर्म में लिखते एक बार, जो भी यहाँ पे जो जिस चीज की कंडीशन निकालने बोलते हैं उस चीज को लिखते हैं, राइट। वही हमारा क्या है, बायोनॉमियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 6 तक। 6n 0। क्यों 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 आने की कंडीशन के लिए हम निकाल रहे हैं, इसकी 0 वाली कंडीशन के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 0 कंडीशन भी सेटिस्फाइड करें, तो 0 आने की कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए ये हुआ। उसके बाद हमारी जो वैल्यू थी, किसकी वैल्यू, P की वैल्यू। P की वैल्यू क्या है 2/3। तो 2/3 की पावर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हमारा जो P है वो क्या है 0 प्रोबेबिलिटी, और क्यों क्यों दो देगा, वो क्या देगा 6 देगा कि नहीं देगा।
तो 1/3 की पावर क्या हो जाएगा, ये 6 होगा। मतलब जो हम लोग 6c और क्या निकाले 0, अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं भाई, p की निकाल रहे हैं ना, तो p क्या दे रहा है, p की वैल्यू 2/3 दे रहा है, तो p की वैल्यू जब 2/3 दे रहा है तो वो p 0 दे रहा है ना, 0 प्रोबेबिलिटी दे रहा है अपने, तो 0 प्रोबेबिलिटी दे रहा है, इसलिए 6c 0 और 2/3 की वैल्यू क्या 0। तो जो बचा हुआ है y किसकी वैल्यू, q की वैल्यू, वही तो हमारी पावर 6 हो जाएगी, राइट है, ठीक। तो p x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल में तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 माइनस 0 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 2/3 की पावर 0। तो 2/3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, क्या हो जाती है 1, मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 6, ठीक है। अब इसको फिर से आगे सॉल्यूशन करते हैं, इसका आगे का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। जब फिर से इसको जब आगे सॉल्व करेंगे p x इक्वल्स टू 0 को लेकर के, तो ये क्या वैल्यू देगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, p x इक्वल्स टू 0, तो ये जो वैल्यू है फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो फैक्टोरियल 6 जो है वो 0 से माइनस होगा तो क्या देगा फैक्टोरियल 6 ही देगा, तो फैक्टोरियल 6 कैंसल आउट, तो आपके पास बचा क्या 1/3 की पावर क्या बचा 6। जब फिर से आप इसका क्या करोगे सॉल्यूशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 1/3 की पावर 6 का जब आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू देगी 729, ठीक है, 729 वैल्यू दिया। ये किसकी वैल्यू निकली p ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब जो p है उसकी पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, उसके लिए हमने क्या निकाला कंडीशन, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जो मेन टास्क था क्या था, p x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 निकालना, जो कि क्या होता है 1 माइनस p x इक्वल्स टू 0, यही होता है ना। इसकी वैल्यू जस्ट अभी आई है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस p ऑफ x इक्वल्स टू 0 की वैल्यू क्या आई है 1/729, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 729 इक्वल अपॉन क्या हो जाएगा, ये 729 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 729 माइनस 1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल चल रहा है, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू क्या देगी 728 अपॉन कितना 729, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू किस में देगी 0.998, क्या दे रही है वैल्यू 0.998, ठीक है। यही आपका क्या है आंसर है। हमको निकालना क्या था, देखो बायोनॉमियल थ्योरम डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के मीन और वेरिएंस, मीन और क्या निकालना था वेरिएंस निकालना था, तो हमने मीन और वेरिएंस निकालने से पहले एन पी और क्यू डिफाइन किया। जब एन पी और क्यू डिफाइन करेंगे तभी तो हम क्या निकाल पाएंगे, कोई भी कंडीशन निकाल पाएंगे, राइट। मतलब आप प्रोडक्ट क्या है उसको तो बताओगे, प्रोडक्ट पी और क्यू दो प्रोडक्ट थे, लेकिन वो पी और क्यू जो प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट वैल्यू क्या दे रही है, तो पहले आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो वही हमने जस्टिफाई किया, देन क्या किया सॉल्यूशन, राइट। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, फिट अ binomial distribution for the following data and compare the theoretical frequencies with the actual ones. It means जैसे कि ये क्वेश्चन छोड़ो, पहले हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। आप लोग क्लास 10th 11th 12th में क्या किए थे, पहले प्रैक्टिकल करते थे, तो हम प्रैक्टिकल करते थे उसकी वैल्यू और जो हम लोग पहले से गिवन रहता था वो वैल्यू में डिफरेंस आता था कि नहीं आता था। जैसे कि ग्रेविटेशनल का हम लोग जब करते थे, ग्रेविटी का जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, कितनी होती है ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती थी, राइट। तो 9.8 क्या हमेशा आपका आता था जब आप प्रैक्टिकल करते थे, ये तो एक्चुअल वैल्यू है ना, ये साइंटिफिक वैल्यू, मतलब इतनी ही वैल्यू देनी चाहिए, करेक्ट वैल्यू क्या होती है 9.8, लेकिन क्या कभी भी आप जब प्रैक्टिकल करते थे तो एक्यूरेट ये वैल्यू देती थी क्या, नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू देती थी जो 9.8 से ज्यादा हो, कभी 9.8 से क्या होता था कम होता था, कुछ का 9.7 आता था, कुछ का 9.5 आता था, किसी का 10 में जाता था, तो वैल्यू कैसी देती थी
अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट मतलब नियर में यही देता था ना, तो वो एक्चुअल वैल्यू क्या है ये, लेकिन प्रैक्टिकली फॉर्म में हम लोग जो वैल्यू लाते थे वो क्या लाते थे, डिफरेंस लाते थे, राइट। तो ये चीज सेम यहाँ जो बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे बना है। देखो आपके पास एक डेटा दिया हुआ है, ये डेटा एक्चुअल वैल्यू है, ये डेटा कौन सी वैल्यू है, एक्चुअल, ठीक है। ये जो डेटा है वो आपको कौन सी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, और आपको निकालनी है थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब है एक्यूरेट, जैसे कि कोई वैल्यू एक्यूरेट रहती है ना, वो चीज आपको क्या करनी है, निकालनी। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है आपका थ्योरेटिकल पार्ट, दूसरा क्या होता है आपका एक्चुअल पार्ट। थ्योरेटिकल और एक्चुअल हमको हमेशा याद रखना है, आपको जो गिवन होगा वो हमेशा क्या गिवन होगा, एक्चुअल वैल्यू। आपको क्या निकालनी है, थ्योरेटिकल, मतलब आपको प्रैक्टिकल करना है। थ्योरेटिकल निकालना मतलब क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल करना है। और एक्चुअल वैल्यू आपको दिया होगा कि एक्चुअल वैल्यू ये है, लेकिन आप उसका क्या करो, थ्योरेटिकल मतलब कैलकुलेशन करके आपका निकालो कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्योरेटिकल वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, उसके बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, उसके बीच क्या करना है, आपको कंपैरिजन करना है। ये जो डेटा दिया है वो किसका दिया है, एक्चुअल का दिया है। आप डेटा निकालोगे, किसका निकालोगे, थ्योरेटिकल का निकालोगे। तो थ्योरेटिकल मतलब ये वाला जो वैल्यू निकालोगे, और ये जो एक्चुअल दिया हुआ है उसमें कितना का डिफरेंस है, हम वो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, राइट। तो कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन का डेटा है वो क्या है, एक्स की वैल्यू और एफ की वैल्यू, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, f की वैल्यू 2, 14, 20, 34, 22 और 8 दिया हुआ है, जो कि क्या है, एक्चुअल डेटा है कि नहीं है। ओके, हमारा फिर से वही काम है, सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट x इज रैंडम वेरिएबल एंड p ऑफ x इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे p ऑफ x नहीं दिया है, f दिया है, लेकिन वही तो आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जो f की वैल्यू है, क्लियर है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अगेन हियर n की वैल्यू 5, n की वैल्यू हमने क्या लिया, 5। तो n की वैल्यू 5 कैसे लेते हैं, देखो n इक्वल्स टू होता है m माइनस 1, मतलब जो भी आपका डेटा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने डेटा है, नंबर ऑफ 6 डेटा, तो 6 में 1 माइनस हो जाएगा तो वैल्यू क्या देगी, 5 देगी। आ गया समझ में। n की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, n m माइनस 1, मतलब जितने नंबर ऑफ डेटा है उसमें एक माइनस हो जाएगा, तो वही आपका क्या होगा, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 5। देखो ऐसे अगर हम लोग देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होना चाहिए ना, तो 6 में एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ पे क्या लिखा है, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू 100। समेशन ऑफ एफ आई क्या होता है, देखो ये एफ है ना, ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इस पूरी फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करोगे वही आपका होता है समेशन ऑफ एफ आई। तो 2, 14, 20, 34, 28, 22 और 8, इसको पूरे को जब आप ऐड करोगे ना तो आपकी वैल्यू क्या देगी, 100। क्लियर है। कौन सी वैल्यू को ऐड करना है, 2, 14, 20, 34 और 22 और 8, इस पूरी वैल्यू को आप जब ऐड करोगे तो आपका समेशन ऑफ एफ आई देगा, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 100। और इसी समेशन ऑफ एफ आई को हम कैपिटल एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल एन, ठीक है। किसको कैपिटल एन बोलते हैं, समेशन ऑफ एफ आई, समेशन एफ आई को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 100 है। 100 कैसे आया, इसको पूरे को सम किए, ठीक है। अब जो हमारा मीन निकालना, मीन निकालने का रीजन क्या है, यहाँ पे देखो हम मीन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको फिर से यहाँ पे पी और क्यू निकालना है कि नहीं निकालना है, तो पी और क्यू निकालना है तो मीन तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मीन निकालोगे तो मीन क्या बोलते हैं, एन पी बोलते हैं ना, और वेरिएशन क्या बोलते हैं, एन पी क्यू। तो इस क्वेश्चन में भी तो मीन और वेरिएशन निकालना पड़ेगा, तभी तो आप पी और एन क्यू निकाल पाओगे, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे आगे की वैल्यूज को। क्लियर है। अब देखो मीन निकालते हैं, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई क्या बेटा, इससे पहले हम लोग मीन निकाल चुके हैं, जब हम क्या करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये भी और ये भी, तो जितने वेरिएबल्स है उसके फंक्शन के साथ या उसके प्रोबेबिलिटी के साथ क्या होता था, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो जाता था, वो मल्टीप्लाई। तो ये कोई 0 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 14, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 20, 3 की फ्रीक्वेंसी 34, 4 की फ्रीक्वेंसी 22, 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है। तो हम मल्टीप्लाई भी तो वैसे ही करेंगे। देखो ये कैसे होगा, एफ आई एक्स आई मतलब 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, या फिर लिखो, ठीक है,
2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 14। तो f पहले, तो f को ही पहले लिख लेते, ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाई क्या 1, 14 मल्टीप्लाई कितना 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 34 मल्टीप्लाई कितना 3 प्लस 22 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय कितना होगा 100, कितना हो जाएगा 100। 100 क्यों हुआ, समेशन एक्स आई की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली है, क्या होता है 100। समेशन एक्स आई कैसे निकाले, इस नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को आपने क्या किया ऐड किया, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं, 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, 14 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 आ जाएगा, 20 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगी। तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू आ रही है वो आ रही है 284 अपॉन 100। क्या आ रही है 284 अपॉन 100। 284 अपॉन 100 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2.84 क्या देगा 2.84। तो मीन की वैल्यू क्या दी 2.84, मीन की वैल्यू क्या दी हमारी 2.84। ये हमारा निकल गया मीन, निकल गया, ठीक। अब मीन निकालने के बाद फिर से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि करना क्या है, हमको थ्योरेटिकल पहले निकालना है, मेन हमारा काम है थ्योरेटिकल निकालना। तो मीन निकल गया, मीन के बाद देखो आगे हमारा प्रोसेस करते हैं। मीन जैसे ही निकल गया, अब मीन की जो वैल्यूज होती है मैंने अभी जस्ट बताई कि जो मीन होता है वो किसके इक्वल होता है एनपी की, होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे नाउ द मीन, जो हमारा मीन है ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है एनपी, होता है ना। मीन क्या होता है, मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एनपी होता है। इसकी वैल्यू क्या दी है अपने जस्ट निकाली 2.84 इक्वल्स टू एनपी। एन की वैल्यू भी अपने फाइंड की है कि नहीं की है, क्या 5। 2.84 इक्वल्स टू क्या 5p, ठीक है। यहाँ से p की वैल्यू फाइंड हो सकती है, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो हम p की वैल्यू ही फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखती हूँ 2.84 इक्वल्स टू क्या NP, ठीक है। अगेन नीचे वाला लाइन जो जाएगा क्या जाएगा आपका 2.84 इक्वल्स टू n की वैल्यू जस्ट क्या निकले थे 5p है ना। तो यहाँ से जब हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.84 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू p। तो डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो p की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, यहाँ पे देखो 0.56, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.56। तो यहाँ पे लिख लेते हैं p इक्वल्स टू 0.56, p की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। p की वैल्यू जब फाइंड हो गई तो q भी फाइंड हो सकता है। q क्या है आपका वेरिएशन वाली जो चीजें निकाल रहे थे ना, तो q कैसे निकालते हैं p इक्वल्स टू 1 माइनस q, p इक्वल्स q इक्वल्स टू 1 माइनस, तो q की वैल्यू निकालते जस्ट, तो q इक्वल्स टू 1 माइनस p निकल जाएगा p की वैल्यू। और सेम जब ये रहता था p इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस q, अब जब 1 माइनस q निकालें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस p हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या q, तो q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 माइनस p की वैल्यू क्या है 0.56 है कि नहीं है। तो q इक्वल्स टू 1 में हम लोग 0.56 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू 0.44, तो q की वैल्यू क्या आ गई 0.44। तो अब हमारा p आ गया, q आ गया और n की वैल्यू 5, ये तीन चीज आ गई कि नहीं आ गई। तो p q n आ गया। अब हम मेन जो काम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वही निकाल सकते हैं। p आया, n आया और q, तीन चीज आया, तभी हम क्या निकालते थे बायनोमियल निकालते थे ना, तभी तो आपका n c r और ये जो ब्रैकेट में दो चीजें बनती थी तभी तो बनेंगी। जब ये कंडीशन नहीं लाओगे p q n नहीं लाओगे तब तक ये कंडीशन बन ही नहीं सकती, क्योंकि भाई जब आप किसी चीज को बता रहे हो तो आपको दो प्रोडक्ट तो चाहिए, p q चाहिए कि नहीं चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं वो भी तो चाहिए जो कि n है, क्लियर है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोग क्या निकाले p q और n निकाले, ये अब निकालने के बाद जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बच गया, ठीक है। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट अब करते हैं अपन
निकालने वाले हैं क्या, फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन। क्या निकालने वाले हैं, फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन निकालने वाले, ठीक है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे किसके लिए, hence the binomial distribution to be fitted is, ठीक है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n q प्लस p की पावर n, क्योंकि दो वेरिएबल है p और q है कि नहीं है, तो p q दो वेरिएबल है, उसकी पावर क्या हो जाएगा n। तो जो के लिए फॉर्मूला होगा 100 is 0.44 प्लस 0.56 की पावर 5। ये क्यों हुआ, n की कैपिटल n की वैल्यू क्या थी, 100 थी कि नहीं थी, q की वैल्यू 0.44 आया था, और p की वैल्यू क्या आई थी, q की वैल्यू क्या आई थी 0.44, p की वैल्यू क्या आई थी 0.5 और 6 की पावर n का क्या आया था हमारा 5 आया था। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 100 जो है वो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 100 किसके साथ होगा, सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हम 100 को फिलहाल अभी कॉमन निकाल देते हैं। अब ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरा, तो कैसे होगा ये देखते हैं। 5c कितना 0, फर्स्ट टाइम 0 हो सकता है, तो सब 5c 0 है, तो जब हम निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.44 की पावर 5, इसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। क्यों के लिए, एक बार p के लिए लास्ट टर्म जाएगा, सेकेंड 5c1 तो क्या हो जाएगा 0.44 की पावर 1, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा 0.56 की पावर 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, ठीक, प्लस 5c2 ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, 5c1 है, 5c2 5c3, तो 5c2 है तो ये क्या हो जाएगा 0.44 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0.56 की पावर कितना 3, फिर ये नेक्स्ट चलेगा तो क्या हो जाएगा 5c3 तो 0.44 की पावर 3, तो 0.56 की पावर क्या हो जाएगा 2, सबके पावर को इक्वल लाना है 5, है ना, प्लस नेक्स्ट क्या बनेगा 5c4 0.44 की पावर 4, अब बचा क्या 0.56 की पावर 1, फिर एक स्टेप हो जाएगा 5c5 सो 0.56 की पावर 5, क्लियर है। देखो यहाँ के लिए 0 हुआ तो यहाँ के लिए क्या हो गया 5 हो गया, क्लियर। ये जो हमारा था वो मेन एक्सप्रेशन था, और मल्टीप्लाई जो है सभी के साथ है 100 जो मल्टीप्लाई ना वो सभी के साथ है, पूरे ऑपरेशन के साथ वो मल्टीप्लाई चलेगा, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, ये 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 ये सारी वैल्यूज को क्या करना है एक्सप्रेस करना है फैक्टोरियल के फॉर्म में, तो हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 100 जो है वो कॉमन ही निकाल देते हैं। अब इसको जब सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5, ठीक है, और फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में बचा क्या 0.44 की पावर 5 बचेगा, ठीक है। आगे स्टेप 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फिर 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, क्लियर है। अब दोनों क्या है मल्टीप्लाई में क्या क्या है हमारा 0.44 की पावर 1 0.56 की पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अगेन चलते हैं थर्ड वाला, तो फैक्टोरियल 5, ठीक है, फैक्टोरियल 5 और कितना है 2, तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 5 माइनस फैक्टोरियल 2, तो मल्टीप्लाई में क्या बचेगा 0.44 की पावर 2 0.56 की पावर क्या बचेगा 3, ठीक है। ऐसे आगे नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ये वाला, तो इसको मैं ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। अब कौन से स्टेप जाएंगे, देखो ये स्टेप हो गया, ये भी स्टेप हो गया, कितने स्टेप हो गए 1 2 और 3, मतलब ये स्टेप और ये स्टेप अब ये स्टेप करेंगे, तो फैक्टोरियल 5
क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3, 5 माइनस फैक्टोरियल 3, तो मल्टीप्लाई में क्या बचेगा 0.44 की पावर 3 और 0.56 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 5 को फिर से तोड़ो तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0.44 की पावर 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0.56 की पावर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने पूरा कैलकुलेशन ये कर लिया, इसको मैं रेज कर देती हूँ अब। ठीक है, हमने पूरे 6 कंडीशन बने थे हमारे, हमने वो पूरे कंडीशन क्या कर लिए ला लिए। देखो 1 कंडीशन, ठीक है, ये हमारा 2 कंडीशन, ठीक, ये आपका ना ये प्लस होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी आएगा प्लस का साइन, तो 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन 4 कंडीशन एंड 5 कंडीशन, सब सारे कंडीशन हमने क्या कर लिए लिख लिए। ठीक है, अब जो हमारे पास एक कंडीशन और बचा लास्ट वाला, जो हमारा क्या हो जाएगा प्लस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई क्या 0.56 की पावर क्या हो जाएगा 5, यहां से ये एंडिंग टोटल नंबर ऑफ जो पेयर्स जो बन रहे हैं वो कितने हैं 6, मतलब 6 6 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, ये 5 और ये 6 हो गए। ये पूरे 6 को अब हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। ये जो वैल्यू दिख रही है ना फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0, 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, इसको ऑपरेशन को सॉल्व करो और इसका ऑपरेशन को सॉल्व करने के बाद इससे मल्टीप्लाई, फिर से इस ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, फिर से उसका के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर से इस ऑपरेशन को सॉल्व करो, फिर से मल्टीप्लाई, फिर से इस ऑपरेशन को सॉल्व करना है, फिर से इसको और इसको, जब सारे को सॉल्व करेंगे ना तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको देने वाली है एक एक की अलग अलग। तो जब हम इस ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, कौन से ऑपरेशन को, फर्स्ट वाले को, इस पूरे ऑपरेशन को जब सॉल्व करोगे और 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू देगी आपको 1.64 प्लस जब आप दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे क्या करोगे फैक्टोरियल 5 को क्या करोगे डिवाइड करोगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है, 5 माइनस 1 को, तो वो फिर से वैल्यू देगी तो फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 5 टूट जाएगा 4 में, तो फिर से ये कुछ ना कुछ क्या देगी वैल्यू, तो वो वैल्यू देने वाली है आपको क्या 10.472, ठीक है, प्लस जब आप थर्ड स्टेप को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू देने वाली है 26.68, जब आप फोर्थ को करोगे तो आपकी वैल्यू देगी 33.99 प्लस जब आप फिफ्थ को करोगे तो आपकी वैल्यू देगी 21.626, अगेन जब आप इस लास्ट वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे तो आपकी वैल्यू देने वाली है 5.57। क्लियर है? ओके, अब मैं आपको कंपेयर कराती हूँ एक्चुअल वैल्यूज में और आपके थ्योरेटिकल वैल्यूज में कि क्या क्या है। ठीक है, ये आप इस ऑपरेशन को जब परफॉर्म करोगे तो ये पूरे आंसर एकदम बहुत आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का 1.64 ना के 1.7 आ रहा हो या 1.5 आ रहा हो। रीजन क्या है बेटा, जब आप कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है कोई बच्चा कैलकुलेशन के बाद 3 डिजिट को ले रहा है, कोई कैलकुलेशन के बाद 1 ही डिजिट ले रहा है, कोई कैलकुलेशन के बाद 2 डिजिट ले रहा है। तो जब आप कैलकुलेशन करते हो जो नंबर ऑफ जो डिजिट लेते हो ना, वो डिजिट के अकॉर्डिंग पे ये वैल्यूज देती है। अगर आप ज्यादा डिजिट लोगे तो हो सकता है ज्यादा वैल्यू देगी, कम डिजिट लोगे तो क्या होगी वैल्यू कम देगी, बस यही होने वाली, लेकिन अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू देगी। ठीक है, कोई किसी का 1.64 देगा तो किसी का 10 पॉइंट में देगा, तो किसी का 11 में दे रहा होगा, किसी का 26 में दे रहा है, तो किसी का 25 में दे रहा होगा, ऐसा हो सकता है। आप अगर सॉल्व कर रहे हो वो भी वैल्यू सही है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी वैल्यू सही है। वैल्यू कैसे सही है, क्योंकि आप जो नंबर ऑफ डेसिमल्स के बाद जो वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, पॉइंट ले रहे हो डेसिमल के बाद, कोई बच्चा 2 ले रहा है, कोई 3 ले रहा है, कोई 4 ले रहा है, कोई तो 5 6 लेकर के सॉल्व कर रहा है, तो उसमें जो वैल्यूज है इसीलिए आपकी चेंजेस हो सकती है, बाकी अदरवाइज कोई वो गलत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये हमारी जो वैल्यू आई ना, ये थ्योरेटिकल वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू दिया था, क्या दिया था, तो आप इसको डिफाइन करोगे द थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकाल दो, फ्रीक्वेंसी क्या निकाले अभी, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी देखो
ये x है, ये f का f ऑफ x है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 के लिए जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है 1.64, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू कुछ और दी थी। और 1 के लिए वैल्यू क्या आ रही है 10.7472। 2 के लिए जो थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है क्या आ रही है 26.68। इसके लिए वैल्यू क्या आ रही है 33.99। इसके लिए वैल्यू क्या आ रही है 21.626। 5 के लिए जो वैल्यू होता है 5.57। ये क्या कौन सी वैल्यू है थ्योरेटिकल वैल्यू। और एक्चुअल वैल्यू आपको क्या दिया हुआ था, अब एक्चुअल वैल्यू को देखते हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या दिया था। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डेटा हम बनाते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे। ठीक, ये आपका x है, ये आपकी है एक्चुअल वैल्यू, ये आपकी क्या है एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये आपकी है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है, ये कौन सी है एक्चुअल। 0 1 2 3, ये 4 और ये क्या हो गया आपका 5। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू दी थी वो क्या क्या दी थी आपको, क्वेश्चन में वैल्यू एक्चुअल 2 दिया था, यहाँ पे 14 था, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 34 था, यहाँ पे 22 और यहाँ पे क्या था 8। और आपने जब थ्योरेटिकल निकाला तो क्या निकाला 1/64 10/472। ये क्या हो गया आपका 26.68। इसकी वैल्यू क्या आई 33.99। इसकी वैल्यू क्या आई 21.626। ये क्या हो गया 5.57। आगे समझ में। मतलब अब देखो हम कंपैरिजन करते, अब क्या करेंगे कंपैरिजन। देखो ये जो वैल्यू थी ये थ्योरेटिकल वैल्यू थी जो हमने लाई थी, मतलब हमने क्या किया था इसको प्रैक्टिकल, हमने इसको एनालाइज किया, हमने निकाला उसको। और एक्चुअल वैल्यू जो आपको निकाल के दिया था वो क्या दिया था ये वाली वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी आपको निकाल के दी थी ना 2 14 20 34 22 और 8, ये निकाल के दिया था आपको इस पूरे डेटा के लिए, रैंडम वेरिएबल्स के लिए। इस रैंडम वेरिएबल्स के लिए ये फ्रीक्वेंसी आपको निकाल के दी थी। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी जो नीचे वाली है वो आपने निकाली कि नहीं निकाली। अब कंपेयर करते हैं दोनों में। एक्चुअल वैल्यू 2 है, आपकी जो एक्चुअल वैल्यू क्या आई 1.64 आई कि नहीं, तो इस वैल्यू में डिफरेंस है कि नहीं है। इसकी वैल्यू आई है 14 और इसकी वैल्यू आई है क्या 10.47। तो इसकी वैल्यू में डिफरेंस है कि नहीं है ना। मतलब आपके एक्चुअल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू में हर वैल्यू में क्या है डिफरेंस है। इसमें 20 है 26 है, ये 34 है ये 33.99 है, 22 है ये 21 में है, ये 8 है ये 5.5 में है। मतलब हर क्वेश्चन में हर आपके फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है चेंजेस हो रहा है। जितने भी आपके एक्स जो रैंडम वेरिएबल्स थे उसकी जो आपने फ्रीक्वेंसी निकाली, जो आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दी गई थी वो आपकी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी से कहीं ना कहीं क्या है कुछ ना कुछ डिफरेंस ला रहा है। यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था, यही आपका क्या है सॉल्यूशन। आई गया समझ में। ठीक है, थैंक यू।